हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 7 पार्ट एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं विजयनगर के बारे में। विजयनगर किस तरह से शिखर पर पहुंचा और फिर उसका पतन कैसे हुआ, उसका खात्मा कैसे हुआ, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है, राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। यानी कि राजनीति में सत्ता के दावेदार यानी ऐसे लोग जो ये दावा करते थे कि सत्ता उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से लोग थे? तो शासकीय वंश के सदस्य यानी कि जो राजा हुआ करते थे, उनके उत्तराधिकारी जो होते थे वो सत्ता की दावेदारी करते थे, और साथ ही जो सैनिक कमांडर होते थे वो भी सत्ता की दावेदारी करते थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुवों ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुवों ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलुव वंश से ही संबद्ध था। सबसे पहले जिस राजवंश ने शासन किया वो कौन से थे? वो संगम वंश थे। उन्होंने 1485 तक विजयनगर साम्राज्य में अपना अधिकार रखा, अपना नियंत्रण रखा, शासन किया। इसके बाद संगम वंश को किसने पराजित किया, किसने हराया? सुलुव ने हराया। अब सुलुव कौन थे? सुलुव सैनिक कमांडर थे जो 1503 तक सत्ता में रहे, यानी कि उनका शासन 1503 तक विजयनगर साम्राज्य पर था। अब सुलुव को तुलुवों ने पराजित किया, यानी कि तुलुवों ने उन्हें हराया, और सुलुव की जगह तुलुव वंश ने जगह लिया और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया। कृष्णदेव राय फेमस राजा हैं। उन्होंने उनके बारे में क्या कहा जाता है कि कृष्णदेव राय कौन से वंश से जुड़े हुए थे, किस वंश से वो संबंध रखते थे? तो तुलुव वंश से वो संबंध रखते थे। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512 उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1514 तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था। 1520 कृष्णदेव राय जब राजा बने थे विजयनगर साम्राज्य पर, जब उनका शासन था, तो उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, जिसे हम रायचूर दोआब कहते हैं, कृष्णदेव राय ने उसे हासिल किया। और उन्होंने इसे कब हासिल किया था? 1512 में। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा के राजाओं का दमन किया, यानी कि उड़ीसा के राजाओं को हराया, उन्हें पराजित किया। कब उन्होंने पराजित किया था? 1514 में। और बीजापुर के जो बादशाह थे उन्हें बहुत बुरी तरह से उन्होंने पराजित किया, यानी कि हराया। और बीजापुर के बादशाह को उन्होंने कब हराया था? 1520 में हराया था। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी ये अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। यहाँ लिखा है कि हालांकि जो विजयनगर साम्राज्य था वो हमेशा लड़ने को तैयार रहता था, अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को तैयार रहता था, लेकिन फिर भी वहाँ अतुलनीय शांति थी, यानी कि चारों तरफ शांति ही शांति थी और समृद्धि भी थी। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी।
विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। चूँकि विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के लिए कृष्णदेव राय ने बहुत सारे काम किए थे, उन कामों में ये काम भी था कि उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन मंदिरों का निर्माण भी करवाया था और जितने भी महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिर थे उनके आगे उन्होंने भव्य गोपुरम बनाया था और गोपुरमों को मंदिर से जोड़ने का जो श्रेय है वो कृष्णदेव को ही जाता है। गोपुरम किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में जब कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे, उन्होंने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के नज़दीक ही नगलपुरम नाम का एक उपनगर बनाया था। एक उपनगर की स्थापना उन्होंने की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे जो डिटेल में जो विवरण है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल के समय से मिलता है या फिर कृष्णदेव राय के तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होता है, यानी कि कृष्णदेव राय के बाद का जो काल था उनसे उनके बारे में पता चलता है। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? 1529 में मृत्यु हुई थी। जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी उसके बाद से ही जो राजकीय ढांचा था, जो राजनीति थी, उसमें तनाव उत्पन्न होने लगा। अब किनके बीच में तनाव उत्पन्न होने लगा? कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी, यानी कि जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके बीच में तनाव उत्पन्न होने लगा। और किनके बीच में तनाव उत्पन्न होने लगा? कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों और उनके विद्रोही जो नायक थे, जो विद्रोही राजा थे या सेनापति थे, उनके बीच में तनाव उत्पन्न होने लगा। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी और विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। किसके चुनौती का सामना करना पड़ा? उन्हें विद्रोही नायकों, यानी कि जो विद्रोही राजा थे, विद्रोही सेनापति थे, उनसे चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर जो कंट्रोल था वो एक दूसरे राजवंश के हाथों में चला गया। उस राजवंश का क्या नाम था? अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के लास्ट तक सत्ता पर काबिज रहे, यानी कि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। यानी कि जब कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे तो उस वक्त भी समीकरण बदलते रहे थे। उनके बाद भी विजयनगर के राजाओं और दक्कन के जो बादशाह थे उनके सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः ये स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। और फिर क्या हुआ कि लास्ट में विजयनगर के विरुद्ध जो दक्कन के सल्तनत थे, दक्कन के बादशाह थे, वो आपस में वो दोस्ती उन्होंने कर लिया। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। यहाँ लिखा है कि 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री थे रामराय। उन्हीं के लीडरशिप में, उन्हीं के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, उस युद्ध में उतरी। और जब वो उस युद्ध में उतरी, उस युद्ध में बीजापुर के सुल्तान, अहमदनगर के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान आपस में मिल गए थे और उन्होंने सेना प्रधानमंत्री रामराय को उन्होंने बुरी तरह से पराजित किया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर ये शहर पूरी तरह से उजड़ गया और जो विजयी सेना थे, जो सुल्तान थे, जो बादशाह थे, उन्हें जीत मिली थी और उन्होंने विजयनगर शहर पर धावा बोला और उसे लूटा। कुछ ही साल के भीतर ये शहर यानी विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से उजड़ गया।
अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी यानी तिरुपति के समीप से शासन किया। जब सुल्तानों ने वहां पर धावा बोला, उसे लूटा, उसके बाद जो साम्राज्य का जो केंद्र था वो पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी जो तिरुपति के समीप है वहाँ से उन्होंने शासन किया। यहाँ पर जो सुल्तान थे वो आपस में एक क्यों हुए और उन्होंने रामराय को बुरी तरह से पराजित क्यों किया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ एक हिंट दिया गया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। राजा और व्यापारी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय शासनकाल 1509 से 29 ने शासन कला के विषय में अमुक्तमल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। व्यापारियों के विषय में उसने लिखा। विजयनगर के सबसे फेमस राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे। उनका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से उन्होंने 1529 तक शासन किया। और जब उन्होंने शासन किया, उन्होंने शासन कला के विषय में कि किस तरह से शासन करना चाहिए, इस विषय में अमुक्तमल्यद नाम का तेलुगु भाषा में उन्होंने एक कृति लिखी। उन्होंने व्यापारियों के बारे में लिखा। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। कृष्णदेव राय क्या लिखते हैं कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए। बंदरगाह मीन्स जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं। और उन्होंने लिखा कि एक राजा को वाणिज्य को इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि घोड़े, हाथी, रत्न, चंदन, मोती या दूसरे जो भी वस्तु है उनका खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है की भली भांति देखभाल की जा सके। कृष्णदेव राय लिखते हैं कि एक राजा को ये प्रबंध करना चाहिए कि उनके देश में जो भी विदेशी नाविक हैं जो तूफान की वजह से, बीमारी की वजह से, थकान की वजह से उनके देश में उतरते हैं, राजा को भली भांति उनकी देखभाल करना चाहिए। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। कृष्णदेव राय कहते हैं कि सुदूर देशों के व्यापारी यानी कि दूर देश के जो व्यापारी हैं, जो विदेशी व्यापारी हैं, जो हाथी खरीदते हैं, जो अच्छे घोड़े खरीदते हैं, उनको रोज़ बैठक में बुलाना चाहिए, उन्हें तोहफे देना चाहिए और उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। कृष्णदेव राय कहते हैं कि ऐसा करने पर जो चीज़ें हैं वो कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। आपके विचार में राजा व्यापार को प्रोत्साहित करने का इच्छुक क्यों था? इन विनिमयों से किन समूहों को लाभ पहुंचा होगा? हमारे विचार से राजा व्यापार को प्रोत्साहित करने का इच्छुक क्यों था? क्योंकि जो भी आयात वो करते थे वो आयात कर सके, वो किसी और को ना पहुँचे और जो भी चीज़ वो आयात करेंगे तो वो निर्यात भी करेंगे। तो जो भी चीज़ वो निर्यात करेंगे तो वो निर्यात कर सके, उन्हें प्रॉफिट भी हो और अगर वो जिस व्यापारी को अपने साथ मिलाएंगे तो इससे उनका फ़ायदा होगा, उनके दुश्मनों का फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये विजयनगर साम्राज्य है और जिसका पैमाना नहीं दिया गया है, यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की अस्थिर सीमा थी, उसकी कोई स्थिर सीमा नहीं थी। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा यह अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। यहाँ लिखा है कि विजयनगर शहर की बर्बादी के लिए बादशाहों की सेनाएं ही जिम्मेदार थीं, लेकिन फिर भी जो बादशाह थे और जो राय थे उनके आपस की जो रिलेशनशिप थी, जो संबंध था, वो धर्म अलग होने के बाद भी उनके बीच में
दोस्ती थी, उनके बीच में दुश्मनी नहीं थी। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर सुल्तानों ने विजयनगर पर धावा क्यों बोला था। इसकी वजह है सेना प्रधानमंत्री राम राय। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। यहाँ यवन का मतलब क्या होता है? यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। यवन क्या है? यवन संस्कृत भाषा का वर्ड है जिसका यूज़ यूनानियों के लिए किया जाता था, जिसका यूज़ उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले दूसरे लोगों के लिए किया जाता था। और ये किसने यूज़ किया था? ये यूज़ किया था कृष्णदेव राय ने। यहाँ लिखा है कि जो सुल्तान थे और राय थे उनके बीच में दोस्ती थी, उनके बीच में शत्रुता नहीं थी। इसका एग्जाम्पल देते हुए लिखा गया है कि कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया, यानी कि जब बादशाहों के उत्तराधिकारी होते थे उनके बीच में ये समर्थन क्या करते थे कि किसे सत्ता मिलनी चाहिए, किसे गद्दी मिलनी चाहिए। और उन्होंने यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया था। यवन राज्य मीन्स कि ऐसा राज्य जहाँ से बाहर से लोग आकर रहते हैं, ऐसे राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके उन्होंने गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। और इसी तरह से बीजापुर के जो बादशाह थे उन्होंने कब इंटरफेयर किया, कब हस्तक्षेप किया? जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को, यानी कि कौन गद्दी पर बैठेगा, इसके विवाद को सुलझाने के लिए बीजापुर के बादशाह ने हस्तक्षेप किया। ये इस बात का एग्जाम्पल है कि जो बादशाह हुआ करते थे और जो राय थे उनके आपस में संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके बीच में कब संबंध बिगड़ा? जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी और सेना प्रधानमंत्री जो राम राय थे उन्होंने षड्यंत्र रचा था बादशाहों के खिलाफ। और तब बादशाहों को जब पता चला था कि राम राय षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो आपस में एक हो गए थे और राम राय को उन्होंने परास्त किया था। यहाँ लिखा है, वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थीं। ये राम राय की जोखिम भरी नीति थी जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अब यहाँ क्या लिखा है कि हकीकत में जो विजयनगर के राजा थे और जो बादशाह थे दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन ये जो राम राय थे उनकी एक नीति थी, उनकी ये नीति थी कि वो आपस में बादशाहों को लड़ाए और फ़ायदा किसको हो? राम राय को हो। लेकिन सुल्तानों को राम राय का ये षड्यंत्र पता चला और वो एक हो गए और उन्होंने बुरी तरह से राम राय को पराजित किया। और पराजित होने के बाद उन्होंने, यानी सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य पर धावा बोला और उसे लूटा और उसके बाद विजयनगर का पतन हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।